डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 14 का पाठ जंतु एवं पादपों के आर्थिक महत्व में सबसे अंतिम वीडियो, जिसमें पाठ के लघुतरात्मक के प्रश्न उत्तर और साथ में ही इस पाठ के निबंधात्मक प्रश्नोत्तरों को समझेंगे, जो कि इस पाठ का अंतिम वीडियो है। और यहाँ जो प्रश्न दिए गए हैं उनके आंसर आपको किस प्रकार से लिखने हैं, और यदि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको किस प्रकार से इनको याद करना है, वो सारी बातें अपन यहाँ समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि अनाज उत्पादक दो पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिए। यानी कि ऐसे पौधों के वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम लिखने हैं जिनसे अनाज उत्पन्न होता हो। ठीक है, तो अनाज उत्पादक हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें देखो, पाठ का जो पहला पेज है उसी पे दिया गया है अनाज वाले पौधे। तो यहाँ पर अपन एक लिख सकते हैं कि गेहूं। देखो, यहाँ पर वैज्ञानिक नाम लिखना जरूरी है, तभी आप पूरे अंक आपको मिलेंगे। अगर आपने गेहूं लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। गेहूं लिखना है, गेहूं के आगे आपको ट्रिटिकम एस्टाइवम लिखना है। ये ट्रिटिकम है, टैग नीचे रहा है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये इसका वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम है। इसी प्रकार से दूसरा आप याद कर सकते हो चावल का। ठीक है, चावल जो है ये भी अनाज है और इसका वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। ठीक, ओराइजा इसका वंश है, सेटाइवा इसकी जाति है। ये जो द्विनाम पत्ती कहते हैं इसको, जिसमें दो शब्द होते हैं। पहला शब्द जो है वो उसके वंश को दर्शाता है और दूसरा शब्द इसकी जाति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार से हमने दो पौधों के नाम पूछे थे अनाज उत्पादक, इन दो के नाम आपको लिखने हैं। 24 का क्वेश्चन है, चार मसाला उत्पादक पादपों का नाम लिखिए। जो ऐसे पौधे जिनसे मसाला उत्पन्न होता है, तो हम अगर अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें तो मसाले वाले जो पौधे हैं ये रहे। देखो यहाँ पर दे रखे हैं महत्वपूर्ण मसाले, परंतु आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ केवल जो लोकल नाम है, यानी कि व्यापारिक जो नाम है, मार्केट के अंदर जिस नाम से बाजार में ये बिकते हैं वो ही दे रखे हैं। जैसे काली मिर्च दे रखा है, जीरा है, लाल मिर्च है, सौंफ है, धनिया है, ठीक है, लौंग है, अजवाइन है, हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है। तो यहाँ हमें इनके भी वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। अब देखिए, आप कहोगे सर इनके वैज्ञानिक नाम हमें कहाँ मिलेंगे, तो आपको बता दूं, हल्दी, हल्दी का नाम हमें जो औषधीय वाले पौधे हैं वहां मिल जाएगा, जो यहाँ दिए गए हैं। ये रहा हल्दी, ठीक है ना। हल्दी का वैज्ञानिक नाम है कुरकुमा लोंगा। इसी प्रकार से अदरक भी दे रखा है, अदरक का है जिंजीबर ऑफिशिनेल। देखो, अपने यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं मसाले वाले में, तो अदरक भी मसाले के रूप में अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये हल्दी है और ये अदरक है। आप ये दो नाम इसमें काफी हैं, याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो मसाले के रूप में अगर अपन बात करें तो आपको और भी नाम मिल जाएंगे। जैसे लहसुन भी अपन मसाले के रूप में काम में लेते हैं, सब्जी वगैरह में अपन डालते हैं इसको। ठीक है, तो लहसुन का नाम क्या है, एलियम सेटाइवम। तो ये भी आप यहां से याद कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमें इनके जो मसाले वाले पौधे हैं उनके वैज्ञानिक नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कास्ट किसे कहते हैं। तो कास्ट कहते हैं ऐसी लकड़ी जिससे फर्नीचर बनते हैं। ठीक है, वो इमारती कास्ट कहलाती है। और केवल कास्ट पूछ रहा है तो कास्ट का मतलब है जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनका जो द्वितीयक जाइलम वाला भाग है, ठीक है, वो कास्ट कहलाता है, जो कि मजबूत भाग होता है। तो पहले बात पूछ रहा है कि कास्ट किसे कहते हैं और एक इमारती कास्ट उत्पादक पौधे का नाम लिखिए। तो अपन कास्ट वाले भाग में अपन देखें अपनी किताब के अंदर, तो देखिए यहाँ पर पूरा टॉपिक दे रखा है कास्ट का। रेसे, रेसे उत्पादक हो गए, और ये रहा कास्ट का। तो पहले बात कर रहा है कास्ट की, बात कर रहा है तो कास्ट का आपको यहां से उत्तर याद करना है कि बहुवर्षीय पादप जो कि द्विबीजपत्री हैं और ये आवर्त बीजी होते हैं। यहाँ पर ये नार्थ लिखा है, गलत लिखा है, आवर्त, इसका यहाँ पर आवर्त कर लीजिए आप। आवर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को कास्ट कहते हैं। ठीक है, जाइलम दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। द्वितीयक जाइलम मजबूत होता है, वो कास्ट कहलाता है। और आप यहाँ कोई भी एक नाम याद कर सकते हो, जैसे सागवान का नाम लिख सकते हो आप, टेक्टोना ग्रैंडिस है, या शीशम का डलबर्जिया शिशु है।
ठीक है। या फिर यहाँ खेजड़ी और रोहिड़ा दिया गया है, तो रोहिड़ा मारवाड़ का सागवान टेकोमेला अंडुलेटा है। कोई भी आप इसमें जो नाम जितने पूछे गए हैं, एक या दो, तो यहाँ पर एक नाम पूछा गया है, ठीक है ना, एक इमारती काष्ठ का, तो कोई भी आप इसमें एक लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 26 है, औषधीय महत्व के दो पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखिए। औषधीय महत्व के दो पौधों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर औषधीय महत्व वाले जो पौधे हैं, उनमें जैसे आप एक तो अफीम कर सकते हो, जो कि कच्चे फलों से प्राप्त होता है। क्योंकि अफीम का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है, ये पहले पाठ के अंदर भी है। तो अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। उसी प्रकार से आप कोई भी एक जो आपको सरल लगता है, अच्छा लगता है, आप वो याद कर सकते हो। जैसे कुनिन का याद कर सकते हो, सिंकोना ऑफिशियलिस, ठीक है। या हल्दी भी आपके यहाँ काम आ जाएगा, मसाले के अंदर भी था हल्दी, कुरकुमा, लौंगा जो है। तो आप इनमें से जितने नाम एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जैसे दो पूछे गए तो आप दो कोई भी दो नाम लिख सकते हो अपनी इच्छा के अनुसार। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 27, तेल उत्पादक दो पौधों के नाम लिखिए। यानी कि ऐसे पौधे जिनसे तेल का उत्पादन होता है। ठीक है, देखिए तेल दो प्रकार का होता है, अपन यहाँ बात करेंगे तेल उत्पादक पौधों के अंदर। ये रहा तेल का टॉपिक, ठीक है ना। जो खाने योग्य तेल है, जैसे मूंगफली का तेल है, तिल का तेल है, नारियल का तेल है, सोयाबीन का, अलसी का, सूरजमुखी का, ठीक है। और एक दूसरा है इसमें अखाद्य तेल जो खाने योग्य नहीं है, अरंडी का तेल है, तारपीन का तेल है, ठीक है। और एक सुगंधित तेल जिससे इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है, जैसे कपूर है, चंदन है, लौंग है, खस है, ठीक है। लौंग का तेल दांत के दर्द में मुख्य रूप से काम में लेते हैं। तो ये इस प्रकार से तेल, लेकिन यहाँ अपन बात अगर करें तो अपन खाने वाले तेल की ही अपन बात करेंगे मुख्य रूप से। तो आप मूंगफली का नाम याद कर सकते हो, जैसे मूंगफली जो है वो दाल कुल में आता है, तो दाल के अंदर भी काम आएगा। तो मूंगफली का नाम क्या है, रेक्टिस हाइपोजिया, ठीक है। तो मूंगफली से तेल भी प्राप्त होता है। इसी प्रकार से खाने का तेल है, उसके अंदर सोयाबीन का तेल होता है। तो सोयाबीन का तेल भी आप यहाँ सोयाबीन का नाम यहाँ से याद कर सकते हो। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में होता है, जिसका नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। तो इसका भी उपयोग यहाँ आप लिख सकते हो याद। और नारियल का तेल, ठीक है, कोकस न्यूसीफेरा जिसका नाम है। नारियल आपको रेशे वाले टॉपिक में भी मिलेगा, ठीक है। नारियल जो है, नारियल के रेशे भी प्राप्त होते हैं, तो वहां आप इसको वहां भी याद कर सकते हो नारियल को, ठीक है। जैसे ये रहा नारियल, कोकोस न्यूसीफेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से आज जितने नाम आपसे पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर दो पौधों के नाम पूछे गए हैं, तो दो में आप मूंगफली है, ठीक है, सोयाबीन है या नारियल है, कोई भी दो याद कर सकते हो। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि दो जगह काम में आते हैं। जैसे मूंगफली है वो दाल के अंदर भी काम आता है, तेल के अंदर भी। सोयाबीन दाल कुल का पादप है और तेलीय पौधा भी है। सोयाबीन का तेल रिफाइंड ऑयल जो अपन काम में लेते हैं सब्जी वगैरह बनाने के लिए। उसी प्रकार से नारियल से रेशा भी प्राप्त होता है और तेल भी प्राप्त होता है। तो दोनों जगह अपन काम में ले सकते हैं इन पौधों को। क्वेश्चन नंबर 28 है, पशुपालन क्यों आवश्यक है। देखो पशुपालन अपन क्यों पालते हैं पशुओं को, पशुओं से हमें क्या क्या लाभ है, इसलिए पशुओं की बात कर रहा है, ठीक है। तो पशुपालन किस लिए आवश्यक है, तो पशुपालन का एक टॉपिक आगे आएगा। ये रहा पशुपालन, ठीक है। पशुपालन शुरू में यहाँ पशुपालन की डेफिनेशन बताई गई है, और आगे लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन का विशेष महत्व है। इसमें दुग्ध उत्पादन का सर्वाधिक योगदान होता है, ठीक है। और दूध तो प्राप्त होता है, साथ में मांस भी प्राप्त होता है पशुओं से, और अन्य चीजें भी प्राप्त होती हैं। जैसे मान लीजिए मरने के बाद में उनसे चमड़ा प्राप्त होता है, चमड़े से जो है वो पर्स वगैरह बनते हैं, बेल्ट बनता है, ठीक है, जूते बनते हैं चमड़े के। तो इस प्रकार से पशु जो है वो जिंदा रहते हैं, उस समय हम उनसे दूध वगैरह या बैल वगैरह है उनको जोतने के काम आता है। ऊंट जो है वो वजन को ढोने के काम आता है, ठीक है, रेगिस्तान का जिसको जहाज भी कहते हैं। तो इस प्रकार से पशुपालन के बहुत सारे महत्व हैं, आप लिख सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 29 है 29 है, रेशम प्राप्त करने की विधि समझाइए। देखो रेशम का जो कीट है, रेशम रेशम कीट से प्राप्त होता है धागा जो है रेशम का, ये रहा है रेशम कीट। तो इसकी विधि पूछ रहा है कि रेशम किससे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखो लिखा है कि रेशम, देखो रेशम का जो कीट होता है ना, ये अंडे देता है पहले, और अंडों से एक अवस्था आती है लार्वा अवस्था, ठीक है। तो रेशम कीट का जो लार्वा है वो लगभग 7.5 सेंटीमीटर का हो जाता है, भोजन करना बंद कर देता है। ये भोजन मुख्य रूप से शहतूत की पत्तियों को खाता है, और इसके पश्चात ये कोकून बनाना प्रारंभ कर देता है। कोकून यानी कि अपने चारों तरफ धागे को लपेट लेता है, यानी कि इसमें लार ग्रंथियां होती हैं और अपने चारों तरफ लपेट लेगा। तो ये जो आवरण है इसका, ये कोकून कहलाता है, और ये अवस्था इसकी प्यूपा कहलाती है। पहले लार्वा अवस्था, ठीक है, उसके बाद में प्यूपा अवस्था आती है। तो अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्तरावन करके स्वयं पूर्णतः अंदर बंद हो जाता है, कोकून के अंदर बंद होना, ये क्या कहलाता है, लार्वा के बाद में प्यूपा अवस्था आ जाती है, ठीक है।
और इस एक कोकून से लगभग 1 किलोमीटर यानी कि 1000 से 1200 मीटर लंबा रेशम का धागा प्राप्त होता है और इसको रीलिंग विधि से अलग करते हैं यानी कि उधेड़ करके इसको अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं, ये जो कोकून है इस जीव को गर्म पानी में डाल देते हैं, उसके कारण ये जीव तो मर जाएगा, अंदर जो कीट है रेशम कीट है, ठीक है, यानी कि प्यूपा तो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा, और उससे धागा अपन अलग कर लेते हैं। तो ये मेथड इसका विधि है। तो ये पूछ रहा था कि रेशम प्राप्त करने की विधि, तो मैंने जो बताया आपको उसी प्रकार से इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मुर्गियों में होने वाले रोगों के नाम लिखिए। कि मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं, देखो आपकी पाठ्य पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। मुर्गियों में मुख्य रूप से एक तो होता है रानी खेत रोग, नाम क्या है, रानी खेत। दूसरा होता है बर्ड फ्लू, ठीक है, जो लगभग सभी पक्षियों में होता है। बर्ड मानी होता है पक्षी, और फ्लू एक प्रकार से वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। तो आप दो नाम याद कर सकते हो, रानी खेत और बर्ड फ्लू। क्वेश्चन नंबर 31 है फिर, भैंस एवं गाय की दो दो देसी नस्लों के नाम लिखो। देखो भैंस की और गाय की दोनों की नस्लों के बारे में बात कर रहा है। तो पशुपालन के अंदर अपन को यहाँ गाय भैंस भेड़ बकरी उनकी अच्छी नस्लें हैं, तो डेयरी वाले के अंदर मिल जाएगा आपको। तो भैंस की कोई भी आप अच्छी नस्ल लिख सकते हो, जैसे ये है जाफराबादी, मुर्रा है, सुखी, भदावरी, महसाना। उसी प्रकार से गाय की अच्छी नस्लें हैं गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा। ठीक है, तो कोई भी आप ये जो पूछ रहा है दो दो पूछ रहा है तो आप दो दो लिख सकते हो। ठीक। और क्वेश्चन नंबर 32 है, मधुमक्खी के छत्ते में पाए जाने वाली मक्खियों के नाम लिखिए। देखो मधुमक्खी के छत्ते में 3 प्रकार की मक्खियां पाई जाती हैं एक छत्ते में। एक छत्ते में एक ही रानी मक्खी होती है, ठीक है। और उसके बाद में होते हैं श्रमिक मधुमक्खियां, जो कि शहद एकत्रित करती हैं, शहद बनाती हैं फूलों का रस ला करके, पानी ला करके। और तीसरे होते हैं नर मक्खियां, ठीक है। तो 3 प्रकार की मक्खियों के नाम पूछ रहा है केवल, तो हमने यहाँ पर इनके नाम नाम लिखने हैं, रानी मक्खी, ठीक, श्रमिक मक्खियां और नर मक्खियां। तो इस प्रकार से ये तो हुआ अपना इस पाठ का जो लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरों का है। और अब अपन पढ़ेंगे इस पाठ में जो निबंधात्मक जो बड़े प्रश्नोत्तर हैं, जिनका उत्तर हमें काफी पंक्तियों में देना होता है, काफी शब्दों में देना होता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 का प्रश्न, भोज्य संबंधित पादपों पर एक लेख लिखिए। देखो भोजन के लिए जो काम आने वाले पादप हैं, तो ये शुरू के पाठ के शुरू में ही अपन को दिया गया है। तो आप कोई भी दो दो पौधों के नाम याद कर लीजिए भोजन के अंदर। देखो यहाँ पाठ का जो पहला पेज ये रहा, ये खाद्य पादप, ये भोज्य पादप है, ठीक है, जिसको अपन भोजन के रूप में काम लेते हैं। इसमें अनाज आ जाएंगे, कोई भी दो अनाज के नाम लिख दो आप, ठीक है। दाल लिख दीजिएगा दो, तेल वाले लिख दीजिएगा दो, मसाले वाले लिख सकते हैं, पेय पदार्थ जैसे चाय कॉफी है, सब्जियां लिख ली। तो आपको सबके दो दो नाम लिखने हैं, तो इस प्रकार से आपका प्रश्न भी हो जाएगा, ठीक है। और जो खाद्य पादप का मतलब क्या होता है, भोज्य पादप, जिनका उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। औषधि जो है ये भोज्य पादप नहीं आती है, ठीक है, अब भोजन के लिए नहीं है। भोजन का मतलब जिससे अपन को ऊर्जा मिलती है, भोजन खाने से अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। औषधियां तो अपन बीमार होने पर रोगों के इलाज में काम आती हैं। तो आप औषधीय वाला ये खाद्य पादप वाला जो है ये भोज्य पादप, इसमें दो दो नाम सबके आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, औषधीय पादपों का वर्णन कीजिए। अब देखो औषधीय पादपों का वर्णन आपको किस प्रकार से करना है। जो औषधीय पादप हैं वो पौधे के कौन कौन से भाग से प्राप्त होती हैं, आपको उसी प्रकार से इसका आंसर लिखना है। ये रहा औषधीय पादप। तो आपको पहले दो पौधों के नाम लिखने हैं जो स्तंभ से यानी कि तने से प्राप्त होते हैं, हल्दी और अदरक के नाम लिख सकते हो आप। इसी प्रकार से मूल से प्राप्त होने वाला या एक ही लिख सकते हो, सर्पगंधा, ठीक है, या सफेद मूसली। अगर दो लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना एक नाम तो आपको कम से कम लिखना है इनका। उसके बाद में छाल से प्राप्त होने वाले के अंदर आप कुनेन का नाम लिख सकते हो एक। पत्तियों से प्राप्त होने वाले में गंवार पाठा, एलोवेरा जिसका नाम है, ये नाम लिख सकते हो। और फल से प्राप्त होने वाले में आप अफीम का नाम लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आपको औषधीय पौधों के जो नाम लिखने हैं वो किस प्रकार से लिखने हैं, जिस भाग से प्राप्त होते हैं उस भाग के हेडिंग डालना है और उसके नीचे उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, रेशे उत्पादक व इमारती काष्ठ उत्पादक पादपों का वर्णन कीजिए। देखो वर्णन में सिर्फ आपको वैज्ञानिक नाम ही लिखने हैं, वही काफी है। तो रेशे पैदा करने वाले, रेशे का उत्पादन करने वाले जैसे कपास है, सन है, नारियल है, जूट है, ठीक है, वो लिखने हैं। और इमारती काष्ठ के अंदर भी आप 2 या 3 नाम लिख सकते हो, जैसे शीशम है, ठीक है, रोहिड़ा है, खेजड़ी है, वो सारे आ जाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं। देखो इसको यहाँ आपको मिलेगा इमारती काष्ठ, और ये रहा रेशे उत्पादक में, ये हेडिंग रही निर्माण संबंधित, ये निर्माण संबंधित है, ठीक है। रेशे से अपन को कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं, तो वस्त्रों के निर्माण में काम आता है। तो आप इनके नाम लिख सकते हो, जैसे जूट का नाम है, ठीक है, या कपास का नाम है गोसिपियम स्पीसीज, या सन का नाम है, या नारियल का नाम है। इसी प्रकार से आप इमारती काष्ठ के बारे में पहले इसकी काष्ठ की परिभाषा लिखेंगे, फिर इमारती काष्ठ की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद में आप कोई भी 2 या 3 पौधों के नाम लिख सकते हो, सागवान का नाम लिख सकते हो, ठीक है, खेजड़ी का नाम लिख सकते हो जो कि राज्य वृक्ष है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। या फिर आप लिख सकते हो अपने रोहिड़े का नाम लिख सकते हो, जो कि अपना
राज्य पुष्प है, मारवाड़ का सागवान भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 36 है, डेयरी उद्योग पर लेख लिखिए। देखो डेयरी जिससे अपन दूध का उत्पादन करते हैं मुख्य रूप से, जंतुओं के आर्थिक महत्व में आपको मिलेगा डेयरी उद्योग, जो अभी अपन ने पढ़ा था। यह ये रहा डेयरी उद्योग, ठीक है, यानी कि पशुओं को पाल करके मुख्य रूप से दूध के उत्पादन के लिए। तो यहाँ आपको शुरू में डेयरी उद्योग क्या है उसके बारे में लिखना है, और उसके बाद में आपको भैंस की 2 या 3 उन्नत नस्लों के नाम लिखने हैं। इसी प्रकार से गाय की 2 या 3 नस्लों के नाम लिखने हैं, और बकरी की भी 2 या 3 नस्लों के नाम लिखने हैं। इतना कर दोगे काफी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पूरे अंक हासिल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, मधुमक्खी पालन में मक्खियों में श्रम विभाजन को समझाइए, इसका महत्व लिखिए। देखो मधुमक्खियों में अभी अपन ने बात की थी श्रम विभाजन, यानी कि काम करने का विभाजन। ये क्या है? श्रम, श्रम है ये, श्रम माने काम, ठीक है। कार्य विभाजन, मधुमक्खियों के अलग अलग काम हैं। एक छाते में 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं। रानी मक्खी, रानी मक्खी का काम है छाते पर नियंत्रण करना और अंडे उत्पन्न करना, ठीक है। दूसरी है श्रमिक मक्खियां। श्रमिक मक्खियां क्या करती हैं? फूलों से मकरंद को एकत्रित करती हैं, यानी फूलों के रस को इकट्ठा करती हैं और उससे शहद बनाती हैं। साथ में ही श्रमिक मक्खियां जो है, वो जो रानी मक्खी जो अंडे देती है, उनसे जो छोटे शिशु उत्पन्न होते हैं, उनका पालन पोषण भी श्रमिक मक्खियां ही करती हैं, ठीक है। तीसरी है नर मक्खियां, और नर मक्खियां जो है वो रानी मक्खी के साथ में निषेचन की क्रिया करती हैं, यानी कि संतान उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। और ये नर मक्खियां जो है वैसे कोई अलग से कोई काम नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से रानी मक्खियों में जो एक छाते में जो मक्खियां हैं उनके अंदर श्रम विभाजन किया गया है। और इसका महत्व है, देखो इसके उत्पादन से तो एक तो फायदा ये है कि शहद प्राप्त होता है और मोम प्राप्त होता है। दूसरा इसका महत्व जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फसल का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि इससे परागण की क्रिया बढ़ती है। परागण ज्यादा होगा तो फसल का उत्पादन ज्यादा होगा। परागण का मतलब है एक फूल के परागकणों का दूसरे फूल के स्त्री केसर तक पहुंचना, ठीक है, जिससे फल और बीज बनते हैं, उत्पादन ज्यादा होता है, किसान को लाभ ज्यादा होता है। तो मधुमक्खी का छाता यदि किसी किसान के खेत में है तो उसके लिए वो फायदेमंद होता है, उससे उसका उत्पादन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेशम कीट की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताते हुए समझाइए कि रेशम कैसे प्राप्त होता है। देखो ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले आया था। तो रेशम कीट की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसके बारे में बता दूं आपको, क्रम से याद रखिएगा। रेशम कीट पहले जो वयस्क रेशम कीट है वो अंडे उत्पन्न करता है, और अंडों से लार्वा अवस्था आती है, लार्वा अवस्था से प्यूपा अवस्था आती है। प्यूपा अपने चारों तरफ रेशम के लार से रेशम को लपेट लेता है, जिसको कोकून भी कहते हैं। और जो कोकून को काट करके वो रेशम का जो प्यूपा बाहर निकलता है तो उसे वयस्क रेशम बन जाता है, ठीक है, रेशम कीट बन जाता है। तो इसकी अवस्थाएं हैं अलग अलग। और साथ में आपको इसको रेशम कैसे प्राप्त होता है तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये देखिएगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि रेशम का जो कीट है, ये यहाँ इसकी जो प्यूपा है, ठीक है, वो अपने चारों तरफ धागे को लपेट लेता है, इसको कोकून कहते हैं। और इस कोकून से ही रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा होता है। और ये एक रेशम कीट से 1 किलोमीटर लंबा धागा प्राप्त कर सकते हैं, जिसको रीलिंग विधि से पृथक करते हैं। रीलिंग नाम है, विधि का नाम क्या है? रीलिंग, यानी कि उधेड़ना। अंतिम जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक। मुर्गी सॉरी मछली पालन और मुर्गी पालन। देखो यहाँ पर टिप्पणी आ सकती है एग्जाम के अंदर। बोर्ड अपना जो पेपर था, मॉडल पेपर जो बोर्ड परीक्षा में दिया गया है, वहां पर देखिए हमने देखा था कि मछली पालन और मुर्गी पालन के आपको ये मिलेंगे, टिप्पणियां मिलेंगी। तो यहाँ पर अपन बात करें पहले ला कीट के बाद में मिलेगा, ये रहा मछली पालन। तो मछली पालन के अंदर पूरी बातें अपन को लिखनी है कि मछली जो है कौन कौन से, मुख्य रूप से मीठे जल में मछली का उत्पादन ज्यादा होता है, लवणीय जल में। और इसके लिए रोहू, कतला, मरगल आदि मछलियां पाली जाती हैं, देशी मछलियां हैं। इसी प्रकार से जो विदेशी मछली है उसका नाम आपको लिखना है, कॉमन कार्प है, ठीक है। और तालाब 2 प्रकार के हो सकते हैं, कच्चे और पक्के। कच्चे तालाब जो है वो क्या होते हैं? चिकनी मिट्टी के बनाए जाते हैं, चिकनी मिट्टी वाले तालाब, क्योंकि पानी की धारण क्षमता अधिक होती है। और इनको क्या क्या खिलाया जाता है? सूक्ष्म जीव, पादप, है ना, कीड़े मकोड़े, और या फिर इनको चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े आदि इनको खिलाए जाते हैं। और मछलियों से क्या प्राप्त होता है मुख्य रूप से? मछलियों से मुख्य रूप से अपने प्राप्त होता है प्रोटीन, क्योंकि मांस जो है मछलियों के उसमें प्रोटीन है और विटामिन भी होता है। और दूसरा जो है वो आपके इसमें दिया हुआ है मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन जो है उसको कुक्कुट पालन भी कहते हैं, और मुर्गियों से मुख्य रूप से अंडे और मांस प्राप्त होता है, ठीक है। और जो मुर्गियां हैं उनको क्या क्या खिलाते हैं अपन? तो मुर्गियों को भी ये पौष्टिक आहार अपन देते हैं, मक्का, जौ, बाजरा, ठीक। और मुर्गियों में होने वाले 2 रोग आप लिख सकते हो उसके साथ में ही, कि एक तो रानीखेत है, एक बर्ड फ्लू है। तो इस प्रकार से हमने इस पाठ के जो लघुतरात्मक और निबंधात्मक जो प्रश्न थे उनको समझा।
तो इस प्रकार से ये 14 का पार्ट है, पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व का जो चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। कई बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमें आप जल्दी सिलेबस करवाइएगा। देखो मई में एग्जाम है आपकी, ठीक है, और अभी आप अपने सिर्फ 3 चैप्टर बाकी रहे हैं। तो मैं जल्द से जल्द ही ये प्रयास करूंगा कि आपके तीनों चैप्टर जो हैं वो फरवरी लास्ट तक या मार्च के पहले वीक में पूरे हो जाएं। और साथ में ही जो मॉडल पेपर के अपन जो पार्ट्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना, अपन 3 भाग पढ़ चुके हैं, ए बी सी, और यहाँ आगे जो इसके जो और पार्ट हैं वो भी अपन समझेंगे। धन्यवाद।